संदीप अपनी शादी में कोई फिल्मी रोमांटिक हीरो नहीं था। वो आदमी था जो समय पर बिजली और पानी के बिल भरना याद रखता था। घर में कुछ खराब होने पर उसे तुरंत ठीक करता था और ये पक्का करता था कि रसोई में राशन, घर में साफ तौलिए और नीचे पार्किंग में चलने वाली हालत में एक गाड़ी हमेशा मौजूद हो। वो एक स्थिर और भरोसेमंद इंसान था। वो उन पतियों में से था जो सालगिरह या ज़रूरी तारीखें कभी नहीं भूलते। सालों तक उसे यही लगा कि एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इतना काफ़ी है। उसकी पत्नी दिशा भी इस इंतज़ाम से खुश थी, या कम से कम संदीप को तो अब तक ऐसा ही लगता था। उनकी अपनी एक दिनचर्या थी, उनके अपने अपने सिस्टम थे, उनकी एक ऐसी ज़िंदगी थी जो कागज़ों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की नज़रों में बिल्कुल सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिशा कुछ ऐसा ढूंढने लगी थी जो शायद संदीप उसे नहीं दे पा रहा था। वो उत्साह, सहजता और उस इलेक्ट्रिक एहसास की तलाश में थी जो अक्सर किसी नए रिश्ते की शुरुआत में महसूस होता है। संदीप ने सब कुछ बिखरने से लगभग 6 महीने पहले इन बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया था। दिशा अब जिम से रोज से ज़्यादा देर से घर आती थी। उसके फ़ोन पर अक्सर ऐसे मैसेज आते थे जिन्हें वो देखते ही जल्दी से हटा देती। यहाँ तक कि उनके बीच जो बातचीत पहले बहुत ही स्वाभाविक हुआ करती थी, वो अब अचानक ऐसी लगने लगी थी जैसे कोई ज़बरदस्ती दांत निकाल रहा हो। संदीप कोई जलन करने वाला या शकी मिजाज का आदमी नहीं था। वो न तो अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करता था और न ही हर बात की सफाई मांगता था, लेकिन वो अंधा भी नहीं था। घर में नई आदतें जन्म ले रही थी। दिशा अब घर आते ही तुरंत नहाने चली जाती। उसने रोज़मर्रा के आम कामों के लिए भी अब अलग तरह से सजना धजना शुरू कर दिया था। और सबसे ज़्यादा खटकने वाली बात यह थी कि जब संदीप को देखती थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी होती थी, जैसे वो शारीरिक रूप से उस घर में होकर भी दिमाग से कहीं और हो। संदीप जानता था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो पति नहीं बनना चाहता था जो सिर्फ शक के आधार पर घर में तमाशा या हंगामा करे। ऐसा लगता था कि जिम ही वो जगह थी जहां ये सब शुरू हुआ होगा। उस आदमी का नाम मयंक था, उन लोगों में से एक जो हर कदम पर आत्मविश्वास और आकर्षण बिखेरते हैं। वो उस टाइप का आदमी था जो अच्छी तरह जानता था कि किस महिला को खास महसूस कराने के लिए क्या कहना चाहिए। संदीप उस समय मयंक से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसने दिशा की बातों में उसका नाम कई बार सुना था। कभी दिशा कहती कि मयंक ने इस नई वर्कआउट रूटीन का सुझाव दिया है, तो कभी ये कि मयंक को ताज़ा जूस के लिए शहर की कोई बढ़िया जगह पता है। संदीप अनजान नहीं था। वो इन बातों के पीछे छिपे मतलब को समझ सकता था, लेकिन इसका सीधे सामना करने का मतलब था एक ऐसी हकीकत को स्वीकार कर लेना जिसके लिए संदीप को पक्का नहीं पता था कि वो तैयार है भी या नहीं। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वे दोनों किचन में थे। दिशा अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी और संदीप डिनर के बाद बर्तन समेट रहा था। उस रात उनके बीच की चुप्पी रोज से कहीं ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। संदीप ने तौलिए से अपने हाथ पोंछे दिशा की तरफ मुड़ा और वो सीधा सवाल पूछ लिया जिससे वो हफ्तों से बच रहा था। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? संदीप ने अपनी आवाज़ बिल्कुल शांत रखी। उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं था, बस एक सीधा सवाल था जिसका उसे अब जवाब चाहिए था। दिशा एक सेकंड के लिए बिल्कुल जम सी गई। उसका अंगूठा फ़ोन के स्क्रीन पर ही अटक गया। फिर उसने संदीप की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सच कहें तो उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि हार मान लेने और एक तरह के विद्रोह का मिला जुला भाव था। हाँ, उसने बस एक शब्द कहा। वो शब्द साफ और सीधा था और उसमें कोई माफ़ी या शर्मिंदगी नहीं थी। संदीप ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे अजीब सी राहत महसूस हुई।
उसे लगा कि जिस बात का उसे महीनों से शक था, उसकी पुष्टि हो जाना उस अनिश्चितता में जीने से कहीं ज़्यादा आसान है। तो अब तुम्हें फैसला लेना होगा, संदीप ने उससे कहा, अपनी आवाज़ को स्थिर और सदा हुआ रखते हुए। मैं इस फ्लैट में अब भूतों के साथ नहीं रहूँगा। जब तक तुम ये तय कर रही हो कि तुम्हें असल में क्या चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारा बैकअप प्लान बनकर इंतज़ार नहीं करने वाला। दिशा ने कोई बहस नहीं की। उसने ना तो कोई सफाई देने की कोशिश की और ना ही उसे समझने की। वो बस टेबल से उठी और सीधे बेडरूम की तरफ चली गई। संदीप किचन में ही खड़ा रहा। उसे अलमारी खुलने बंद होने की आवाज़ें आती रही। थोड़ी देर बाद सूटकेस बाहर निकाले जाने की आवाज़ भी आई। वो वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उस पल उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे और क्या करना चाहिए। संदीप के मन का एक छोटा सा हिस्सा अब भी ये उम्मीद कर रहा था कि दिशा वापस आएगी और कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो उनके रिश्ते को और एक मौका देना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिशा ने बहुत सलीके से अपना सामान पैक किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली और बाकी सब बात के लिए छोड़ दिया। जब वो अपने बैग लेकर संदीप के पास से गुजरी तो वो एक पल के लिए रुकी। उसने संदीप की आंखों में देखे बिना बस इतना कहा, मैं कल बाकी सामान लेने आऊँगी। और फिर वो उस फ्लैट से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो फ्लैट संदीप को बिल्कुल अलग लगने लगा। पूरी तरह खाली नहीं, लेकिन किसी तरह हल्का। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई ऐसा अतिरिक्त वजन उठा रहा था जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। संदीप न तो रोया, न ही उसने गुस्से में कुछ तोड़ा फोड़ा। उसने दिशा को 100 बार फोन करके दोबारा सोचने की मिन्नतें भी नहीं की। वो बस सोफे पर बैठ गया और जो कुछ हुआ था उसे शांति से समझने की कोशिश करने लगा। उसकी पहली सोच दिशा का पीछा करने या उसके लिए लड़ने की नहीं थी, बल्कि खुद को और अधिक मानसिक नुकसान से बचाने की थी। उसी रात संदीप ने व्यावहारिक तौर पर अपनी जिंदगी को अलग करना शुरू कर दिया। उसने अपने जॉइंट अकाउंट्स देखे और उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें अब बांटने की ज़रूरत थी। बैंक अकाउंट्स, सब्सक्रिप्शंस, बिजली पानी के बिल और एक साथ ज़िंदगी जीने का वो सारा उभाऊ ढांचा जो किसी को तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वो टूट ना जाए। उसने अपने अकाउंट्स के पासवर्ड बदल लिए। जिन चीज़ों की दिशा को अब ज़रूरत नहीं थी उनसे उसका एक्सेस हटा दिया और एक व्यवस्थित लिस्ट बनाई जिसमें उन सभी चीज़ों को ट्रैक किया जिन्हें उन्हें अभी सेटल करना था। ये सब किसी बदले की भावना से नहीं किया गया था। ये बस संदीप का अपना व्यवहारिक तरीका था जिससे वो हमेशा समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाता था। अगले कुछ दिनों में दिशा ने कभी कभी टेक्स्ट मैसेज भेजे जिनमें उसने पीछे छूटी हुई अपनी कुछ चीज़ों के बारे में पूछा या बिलों से जुड़े सवाल किए। संदीप ने बहुत छोटे और सीधे जवाब दिए। वह न तो कठोर था और ना ही भावुक। वो बस पूरी तरह न्यूट्रल था। उस पहले हफ्ते में संदीप की बहन सिया ने उसे फ़ोन किया और पूछा कि क्या वो ठीक है। संदीप ने उसे ईमानदारी से बताया कि वो ठीक है। उसने सिया को समझाया, मैं गुस्सा नहीं हूँ सिया, मैं बस थक गया हूँ। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। सिया उसे ज़्यादातर लोगों से बेहतर समझती थी। उसे पता था कि संदीप कोई ड्रामेबाजी करने वाला या बदला लेने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वह चुपचाप दरवाजे बंद करके गरिमा के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। दिशा लगभग तुरंत मयंक के साथ रहने चली गई थी, जिससे संदीप को अंदाजा हो गया कि ये सब कितने समय से पर्दे के पीछे चल रहा था। उनके कुछ जान पहचान वाले लोग अब संदीप से एक अजीब सी झिझक और सावधानी के साथ बात करने लगे थे। संदीप ने उनकी चिंता की कदर की, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी की बातें किसी के साथ दोबारा खोलना नहीं चाहता था। कहने को बचा ही क्या था। उसकी पत्नी ने स्थिरता के बजाय उत्तेजना और साझेदारी के बजाय क्षणिक जुनून को चुना था। इससे उसे दुख तो हुआ, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया हो। वो महीनों से ये महसूस कर रहा था।
बस उसे स्वीकार करने में समय लग गया था। धोखे की ये बात अजीब होती है कि जब शुरुआती झटका खत्म होता है तो आपको वे सारे निशान साफ दिखाई देने लगते हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज किया था। संदीप को अब वे रातें याद आने लगी थी जब दिशा कहती थी कि वो बहुत थकी हुई है, लेकिन देर रात तक किसी और को मैसेज करने की ऊर्जा उसके पास हमेशा होती थी। उसे वे वीकेंड याद आए जब अचानक दिशा के उन दोस्तों के साथ प्लान बन जाते थे जिनसे संदीप कभी मिला नहीं था। उसे ये भी याद आया कि कैसे दिशा ने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर दिया था, जैसे वो संदीप को नाकाबिल साबित करके अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो। उस समय ये बातें साफ नहीं थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर पूरा पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट था। अगले कुछ हफ्तों में संदीप ने दिशा के बिना अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करने में खुद को व्यस्त रखा। उसने फ्लैट की चीजों की जगह बदली, उन वस्तुओं को हटाया जो उसे बार बार बीते हुए कल की याद दिलाती थी, और अपने लिए नए रूटीन बनाए। वो टूटकर बिखर नहीं रहा था, वो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी दुनिया को फिर से खड़ा कर रहा था। यही उसका तरीका था। वो समस्याओं को सुलझाता था और आगे बढ़ जाता था। सच तो ये था कि जब उसने पूरी तरह मान लिया कि दिशा चली गई है तो उसे पिछले कई महीनों की तुलना में खुद को ज्यादा हल्का और बेहतर महसूस होने लगा। दिशा के जाने के ठीक 3 हफ्ते बाद संदीप अपनी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। तभी उसके फोन पर सिया का मैसेज आया। दिशा का कार एक्सीडेंट हो गया था और मयंक नहीं बचा था। संदीप के दिमाग को यह समझने में कुछ पल लगे कि वो क्या पढ़ रहा है। वह न तो खुश था और न ही उसे किसी तरह की राहत महसूस हुई। वो बस पूरी तरह सुन्न और हैरान था। मयंक के लिए उसके मन में जो भी गुस्सा था या कड़वाहट बची हुई थी वो उसी पल खत्म हो गई। अब वो आदमी जा चुका था और दिशा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सिया ने अगले मैसेज में और जानकारी भेजी। वे दोनों देर रात कहीं से लौट रहे थे जब एक दूसरी गाड़ी ने सिग्नल तोड़ दिया था। मयंक की मौके पर ही मौत हो गई थी और दिशा की हालत गंभीर थी। संदीप फोन को हाथ में पकड़े देर तक बैठा रहा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे इस वक्त कैसा महसूस करना चाहिए। उसके मन का एक हिस्सा जानता था कि सहानुभूति महसूस करना ही सही मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, जिसने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला था, ये भी जानता था कि इस हादसे से उनके बीच की सच्चाई नहीं बदलेगी। कोई भी दुर्घटना पुराने फैसलों को मिटा नहीं सकती थी। सिया ने बताया कि वो अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि दिशा के माता पिता का घर काफी दूर था और उन्हें पहुंचने में समय लगने वाला था। संदीप ने सिया से कहा कि वो खुद अस्पताल नहीं जाएगा। वो नहीं चाहता था कि दिशा वहां अकेली महसूस करे, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी मौजूदगी हालात को और उलझा देगी। उसने अपनी शुभकामनाएं सिया के जरिए भेज दी और खुद न जाकर एक साफ सीमा तय कर ली। अगले कुछ दिनों तक सिया उसे हालात की जानकारी देती रही। दिशा का एक पैर टूट गया था, पसलियां फ्रैक्चर थी और सिर में भी चोट लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक वो पूरी तरह ठीक हो जाने वाली थी, लेकिन उसे हफ्तों तक बिस्तर पर रहना होगा और लगातार मदद की जरूरत पड़ेगी। उसके माता पिता अब अस्पताल पहुंच चुके थे और सारे जरूरी फैसले वही ले रहे थे। संदीप को यह सब सुनकर बुरा लग रहा था, लेकिन उसे इस बात का पूरा एहसास था कि दिशा की जिंदगी में अब उसका रोल खत्म हो चुका है। सिया जब दिशा से मिली तो उसने बताया कि वो सिर्फ शारीरिक दर्द में नहीं है, बल्कि मयंक को खोने और अपनी मौजूदा हालात की सच्चाई से भी पूरी तरह टूट चुकी है। संदीप ने यह सब सुना, सहानुभूति भी महसूस की, लेकिन उसने अपनी बनाई हुई दूरी को कम नहीं होने दिया। उस भयानक हादसे को लगभग 10 दिन बीत चुके थे। सिया ने संदीप को बताया कि दिशा उसके बारे में बार बार पूछ रही थी और वो जानना चाहती थी कि क्या संदीप उससे बात करने को तैयार है। संदीप ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया।
उसने पूरे एक दिन इस बारे में सोचा। आखिरकार उसने सिया से कहा कि वो दिशा से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन केवल एक बार, किसी सार्वजनिक जगह पर, और सिर्फ बात करने के उद्देश्य से। अस्पताल के ठीक बाहर एक साधारण सी जगह तय की गई, वो कैंटीन, जहां मरीजों के रिश्तेदार और बाहर से आए लोग बिना किसी पहचान के बैठ जाते हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उनकी कोई निजी जिंदगी की याद जुड़ी हो, बस एक न्यूट्रल कोना जहां बातें कही जा सके और वही खत्म भी हो जाए। जब संदीप वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दिशा की माँ उसे सहारा देकर अंदर ला रही थी। एक्सीडेंट का असर दिशा पर साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत संभल कर चल रही थी। उसके पैर में प्लास्टर था और चेहरे और हाथों पर चोट के निशान अब भी ताज़ा थे। संदीप अपनी जगह से खड़ा हो गया। दिशा की माँ ने उन्हें अकेला छोड़ने से पहले संदीप को एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें शुक्रगुजारी और जजमेंट दोनों का मिला जुला भाव था। दिशा धीरे धीरे कुर्सी पर बैठी और अपनी स्थिति ठीक करते समय उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। कुछ देर तक दोनों के बीच भारी खामोशी रही। आखिरकार दिशा ने ही बात शुरू की। उसकी आवाज़ पहले के मुकाबले बहुत धीमी और कमज़ोर थी। उसने सीधे संदीप से कहा कि वो घर वापस आना चाहती है, उसे मदद की ज़रूरत है और वो ये सब अकेले नहीं संभाल सकती। उसने ये बात किसी विनती की तरह नहीं की, बल्कि एक अटल सच की तरह कही, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मयंक के जाने और अपनी चोटों के बाद संदीप उसे चुपचाप वापस स्वीकार ही कर लेगा। संदीप ने एक गहरी सांस ली और बहुत सोच समझकर अपने शब्द चुने। अब हम दोनों के लिए साथ रहने वाला कोई घर नहीं बचा है। उसने अपनी आवाज़ को नरम लेकिन बहुत पक्का रखा। उसने समझाया कि ईंट पत्थर का एक फ्लैट और उसका पता ज़रूर है, लेकिन वो घर अब खत्म हो चुका है, जैसा दिशा उसे समझ रही थी। दिशा ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने उसे अचानक थप्पड़ मार दिया हो। वो सच में हैरान थी कि संदीप इतना गंभीर और अड़िग हो सकता है। उसने अपना दर्द और चोटों का हवाला दिया और संदीप को याद दिलाया कि वो उसका पति है। संदीप के लिए यह रिश्ता अब सिर्फ भूतकाल में मौजूद था। उसने बहुत शांति से उसे याद दिलाया कि वो उसका पति तब था जब उसने उसे मयंक के लिए छोड़ा था, जब उसने अपनी शादी के बजाय मयंक को चुना था, और जब उसने मयंक के साथ एक नई जिंदगी बनाई थी जिसमें संदीप के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सुनते ही दिशा रोने लगी। एक पल के लिए संदीप को अपनी पुरानी आदतों का खिंचाव महसूस हुआ। उसके भीतर का वो हिस्सा जाग उठा जो हमेशा दिशा को संभालने और दिलासा देने और चीजें ठीक करने की कोशिश करता था। लेकिन संदीप ये भी जानता था कि अगर वो आज उस भावना के आगे झुक गया तो वो खुद को पूरी तरह खो देगा। उसने साफ कहा कि यह फैसला किसी सजा या बदले की भावना से नहीं लिया गया है, लेकिन वो उसका सेफ्टी नेट नहीं बन सकता। वो जगह जहां सिर्फ इसलिए लौट आए क्योंकि उसका दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। दिशा ने आंसू पोंछे और थकी हुई आवाज में पूछा कि अब वो कहाँ जाए और क्या करे। उसके माता पिता हमेशा उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। संदीप उसकी पीड़ा समझ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि किसी के दर्द को समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को उसके नीचे कुचलने दें। उसने उसे बताया कि उसके माता पिता और दोस्त उसकी मदद के लिए हैं, लेकिन वो खुद अब उसकी जिंदगी में वो भूमिका नहीं निभा सकता। हार कर दिशा ने उस पर क्रूर होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तब संदीप उसे छोड़ रहा है। संदीप ने उसे ये कहने दिया। वो जानता था कि इस हालत में दिशा को वो पत्थर दिल ही लगेगा, लेकिन उसका विवेक उसे बता रहा था कि मजबूरी और ग्लानि पर टिका रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता और न ही किसी को लंबे समय तक खुश रख सकता है। उसने अंत में बस इतना कहा कि वो दिल से उसकी पूरी तरह ठीक होने की कामना करता है, लेकिन वो उस समस्या का समाधान नहीं बनेगा जो उन फैसलों से पैदा हुई थी जिनमें वो कभी शामिल ही नहीं था।
जब उसने देखा कि दिशा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुकी है तो उसने बातचीत यही खत्म करने का सुझाव दिया। जाने से पहले संदीप ने उसे ये वादा किया कि वो उनके अलगाव से जुड़े व्यावहारिक और कानूनी मामलों को पूरी ईमानदारी और साफ तरीके से संभालेगा ताकि दिशा को उसका हक मिले। वो चाहता था कि सब कुछ आधिकारिक और लिखित हो ताकि दोनों को एक साफ क्लोजर मिल सके और वे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। दिशा ने बिना कोई बहस किए धीरे से सिर हिलाया और अपनी माँ के सहारे बाहर की तरफ बढ़ गई। संदीप उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके भीतर दुख और पक्के इरादे का एक अजीब सा मिश्रण था, जैसे कोई किताब बंद करना जैसे आपने कभी पूरा नहीं पढ़ा लेकिन आप जानते हैं कि आप उसे फिर कभी नहीं खोलेंगे। उस रात संदीप ने यह तय कर लिया कि इस अलगाव को वो आधे अधूरे ढंग से नहीं छोड़ेगा। ना वो दिशा को अनदेखा करने वाला था और ना ही जानबूझकर चीज़ों को उलझाने वाला था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि ग्लानि या दया की भावना उसके अब तक किए गए मानसिक काम को बर्बाद कर दे। उसने तय किया कि आगे की हर बातचीत साफ, सीमित और सबके सामने होगी। संदीप जानता था कि अगर उसने चीज़ों को ऐसे ही लटकने दिया तो बात बार बार भावनात्मक स्तर पर लौट आएगी। फ़ोन कॉल, अचानक मुलाकातें और ऐसे वाक्य जिनका कोई साफ मतलब नहीं होता लेकिन जिनसे उम्मीद जिंदा रहती है। वह अब उस दौर में नहीं लौटना चाहता था। उसे एक स्पष्ट अंत चाहिए था क्योंकि आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका था। उसने तय किया कि जो भी बातें होंगी वे किसी न्यूट्रल जगह पर, गवाहों की मौजूदगी में और साफ शब्दों में होंगी। वो अब कोई ऐसी निजी मुलाकात नहीं चाहता था जहां भावनाएं व्यवहारिक फैसलों पर हावी हो जाए और ना ही कोई ऐसी बातचीत जो बाद में तोड़ मरोड़ कर याद की जा सके। ये सब वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए ताकि बाद में कोई ये न कह सके कि बातें अधूरी रह गई थी। सच तो ये था कि उसे दिशा की शारीरिक और मानसिक हालत के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। उसके भीतर का एक हिस्सा बार बार पूछ रहा था कि क्या वो सही कर रहा है, लेकिन जब भी वो दिशा को वापस उसी फ्लैट में लाने की कल्पना करता तो उसे वही पुराने पैटर्न साफ दिखाई देते। वो मजबूरी में उसका केयरटेकर बन जाता और दिशा के भीतर जमा हुआ सारा गुस्सा, अफसोस और खालीपन धीरे धीरे उसी पर उतर आता। वे दोनों एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते जो प्यार से नहीं बल्कि अपराध बोध से चलता। संदीप की नज़र में ये शादी नहीं होती, ये दो लोगों के लिए एक लंबी सज़ा बन जाती। वो ये बात बहुत साफ देख पा रहा था, भले ही उसे स्वीकार करना दर्दनाक था। संदीप का मानना था कि दिशा को इस समय उन लोगों की ज़रूरत है जो बिना किसी पुराने धोखे के बोझ के तले उसकी देखभाल कर सके। उसके माता पिता, उसके अपने लोग, वे लोग उसके दर्द के साथ रह सकते थे बिना उसे याद दिलाए कि उसने क्या खोया है। संदीप अगर उसकी मदद करता तो वो हर दिन उसके साथ रहते हुए उसी पुराने घाव को दोबारा खोलता रहता, और ये किसी के लिए भी लंबे समय तक मुमकिन नहीं था। उस शाम सिया ने संदीप को फ़ोन किया और पूछा कि अस्पताल के पास हुई मुलाकात कैसी रही। संदीप ने उसे सब कुछ बता दिया, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना किसी नाटक के। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा कि उसे संदीप पर गर्व है। यह आसान नहीं रहा होगा, लेकिन वो वही कर रहा था जो उसे अपनी मानसिक सुरक्षा के लिए करना चाहिए था। संदीप के लिए सिया की यह बात बहुत मायने रखती थी। ऐसे समय में जब हर फैसला खुद को कठोर और बेरहम लग सकता है, तब किसी अपने का ये कह देना कि तुम गलत नहीं हो बहुत बड़ी राहत देता है। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांत रहे। संदीप ने इस समय का इस्तेमाल आखिरी अलगाव की तैयारी में किया। उसने सारे ज़रूरी कागजात इकट्ठा किए, साझा पैसों और जिम्मेदारियों को दोबारा देखा और एक साफ योजना बनाई कि आगे क्या और कैसे किया जाएगा। उसने वही पुरानी लिस्ट निकाली जो उसने दिशा के जाने वाली रात बनाई थी और उसमें हर छोटी बड़ी बात का हिसाब जोड़ना शुरू किया। यह उसके लिए सिर्फ कागजी काम नहीं था, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया भी थी।
जैसे हर लाइन के साथ वो अपने भीतर किसी अधूरे वाक्य को पूरा कर रहा हो। वो इस अध्याय को बिना किसी धुंधले कोने के खत्म करना चाहता था। कुछ दिन बाद सिया के जरिए उसने दिशा तक ये बात पहुंचा दी कि वो एक तय दिन और समय पर मिलकर सारे व्यवहारिक और ज़रूरी फैसले सबके सामने निपटाना चाहता है। उसने ये भी साफ कर दिया कि दिशा अपने साथ किसी को भी सपोर्ट के लिए ला सकती है। संदीप नहीं चाहता था कि इस प्रक्रिया को बाद में किसी तरह की चाल या दबाव के रूप में देखा जाए। मीटिंग से पहले के दिनों में संदीप ने सब कुछ बहुत ध्यान से व्यवस्थित किया। उसके पास बैंक स्टेटमेंट, रसीदें और उनके रिश्ते से जुड़े हर साझा खर्च का रिकॉर्ड था। उसने उन्हें अलग अलग फोल्डरों में बांट दिया, इसलिए नहीं कि वो किसी को नीचा दिखाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि बाद में कोई सवाल बाकी न रहे। संदीप ने दिशा का बचा हुआ सारा सामान, कपड़े, निजी चीज़ें, पुरानी तस्वीरें और छोटी छोटी यादें सब करीने से पैक कर दिया। हर चीज़ अलग बैग और डिब्बों में रखी गई थी ताकि वहाँ कोई जल्दबाजी या उलझन न हो। मीटिंग की सुबह संदीप तय समय से पहले ही उस जगह पहुँच गया जहाँ बात होनी थी। उसने कमरे को देखा, कुर्सियाँ ठीक की, कागज़ टेबल पर सजा दिए और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, जैसे कोई बहुत निजी लेकिन ज़रूरी काम निपटाने जा रहा हो। उस शनिवार दोपहर संदीप सबसे पहले अपनी सोसाइटी के नीचे वाले ड्राइंग रूम में पहुंचा। ये वही जगह थी जहां आमतौर पर सोसाइटी के ज़रूरी फैसले लिए जाते थे, सबके सामने, बिना किसी निजी नाटक के। संदीप ने जानबूझकर यह जगह चुनी थी। थोड़ी देर बाद सिया और फिर संदीप का दोस्त जतिन वहां पहुंचे। दोनों की मौजूदगी किसी पक्ष को मजबूत करने के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ इस बात के लिए थी कि जो भी कहा जाए वह साफ और याद रखा जाए। करीब 10 मिनट की देरी से दिशा अपनी माँ के साथ आई। उसके पैर में अब भी प्लास्टर था और चलने में तकलीफ साफ दिख रही थी। कमरे में बैठते ही उसे एहसास हो गया कि ये मुलाकात किसी सुलह या भावनात्मक वापसी के लिए नहीं है। संदीप ने बिना भूमिका बांधे सीधे बात शुरू की। सबसे पहले उसने दिशा का सारा सामान सामने रखा। कपड़े, गहने, निजी चीज़ें, तस्वीरें, हर बैग खोलकर दिखाया गया। इसमें कोई सवाल नहीं उठा। दिशा ने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर संदीप ने साझा खातों और रोज़मर्रा के खर्चों का हिसाब सामने रखा। किराया, बिजली पानी के बिल्स, घर के सामान्य खर्च, ये सब बराबरी से बांटा गया था। यहाँ भी कोई बहस नहीं हुई। इसके बाद संदीप ने एक अलग फाइल टेबल पर रखी। इस बार उसमें कोई पुराने बिल या खर्चों की लिस्ट नहीं थी। उसने बहुत शांति से कहा, मैं पुराने खर्चों का हिसाब लगाने नहीं बैठा हूँ। जो हो चुका है वो हो चुका है। कमरे में हल्की सी राहत महसूस हुई। फिर उसने बात आगे बढ़ाई और यही असली मुद्दा था। लेकिन आज के बाद मैं किसी भी ऐसे खर्च या जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरे फैसलों से जुड़ी नहीं है, न पीछे की तरफ न आगे की तरफ। उसने साफ किया कि वो किसी पैसे की वापसी नहीं चाहता और न ही किसी बहस में पड़ना चाहता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि भविष्य में किसी पुराने रिश्ते के नाम पर कोई नैतिक या आर्थिक बोझ डाला जाए। दिशा की माँ ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। संदीप ने सीधा जवाब दिया, बैंक, बीमा, मेडिकल और किसी भी आधिकारिक कागज में अब वो दिशा से पूरी तरह अलग होना चाहता है। उसने वो फॉर्म दिखाए जिनमें उसने खुद को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और नॉमिनी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये किसी सजा के लिए नहीं है, उसने कहा। ये इसलिए है ताकि कल कोई भ्रम में ना रहे कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। दिशा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम पूरी तरह हाथ खींच रहे हो? उसने पूछा। संदीप ने जवाब दिया, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। मैं बस वही जिम्मेदारी रख रहा हूं जो सच में मेरी है और वही छोड़ रहा हूं जो अब मेरी नहीं है। जतिन ने धीरे से बात रखी कि यह एक साफ और ईमानदारी का अलगाव का तरीका है जिसमें ना बदले की भावना है और ना ही कोई चालाकी। इसके बाद बाकी बातें जल्दी निपट गई। कुछ फर्नीचर, आखिरी बिल्स और आगे की कानूनी प्रक्रिया, सब कुछ लिखित रूप में तय किया गया
ताकि बाद में किसी को कुछ जोड़ने या घटाने की ज़रूरत न पड़े। दिशा ज़्यादा कुछ नहीं बोली। शायद वो पहली बार ये समझ पा रही थी कि संदीप का यह रवैया ठंडापन नहीं, बल्कि एक ऐसी सीमा है जिसे अब वो पार नहीं करने देगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके रूम से बाहर निकल गए। कोई गले लगना नहीं हुआ, कोई आखिरी अपील नहीं, बस एक औपचारिक भारी सा सन्नाटा, जैसा अक्सर उन जगहों पर होता है जहां रिश्ते कागजों में बदल दिए जाते हैं। दिशा की माँ ने जाते जाते संदीप को एक बार पलट कर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और एक ऐसी समझ थी जो देर से आती है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, शायद कहने को कुछ बचा भी नहीं था। दिशा बिना पीछे देखे चली गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन अब वे किसी उम्मीद की वजह से नहीं थे। वो जान चुकी थी कि यह दरवाज़ा अब सिर्फ बंद नहीं हुआ है, बल्कि हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। सिया और जतिन कुछ देर वहीं रुके। जतिन ने संदीप के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा कि उसने सही किया है। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप अपने भाई के चेहरे को देखा, जिसे यह पक्का कर रही हो कि वो टूट तो नहीं गया है। जब वे दोनों भी चले गए तो संदीप अकेला कमरे में रह गया। उसने टेबल पर फैले कागजों को समेटा, फाइलों को वापस बैग में रखा और कुर्सी को उसकी जगह पर धकेल दिया। ये सब करते हुए उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे बहुत समय बाद चीज़ें अपनी सही जगह पर आ गई हो। शाम को वो अपने फ्लैट लौटा, वही फ्लैट जहां कभी दो लोगों की आवाज़ें गूंजती थी और अब सिर्फ एक की मौजूदगी थी। उसने दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई और बिना किसी हिचक के अंदर चला गया। उसने देखा कि घर अब उसे बोझिल नहीं लगता था। दीवारें वही थी, फर्नीचर भी वही था, लेकिन वो कसक नहीं थी जो पहले हर कोने में महसूस होती थी। उसे समझ आ गया कि दुख हमेशा जगह से नहीं, यादों से जुड़ा होता है, और यादें अब उसकी पकड़ से बाहर हो चुकी थी। उस रात संदीप ने किसी को फ़ोन नहीं किया, न सिया को, न किसी दोस्त को। उसे किसी को यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि सब खत्म हो गया है, क्योंकि उसके भीतर वो बात पहले ही शांत होकर बैठ चुकी थी। सोने से पहले उसने बालकनी से बाहर देखा। नीचे सोसाइटी की लाइटें जल रही थी, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही थी, कहीं बच्चों के हंसने की। जिंदगी चल रही थी, बिना रुके, बिना किसी के निजी दुख को नोटिस किए, और ये बात उसे अजीब तरह से सुकून दे रही थी। अगले हफ्तों में संदीप ने अपना रूटीन बदला नहीं, बल्कि उसे और साफ किया। वो काम पर जाता, समय पर लौटता, कभी कभी सिया से मिलता। उसने किसी नई शुरुआत का ढोल नहीं पीटा और न ही अपने दर्द को पहचान बनाकर जिया। दिशा की कोई खबर उसके पास सीधे नहीं आई। जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वो बस इतनी थी कि वह अपने माता पिता के घर रह रही थी और धीरे धीरे संभल रही थी। संदीप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जानना और उस पर कुछ करना, ये दोनों बातें अब अलग अलग थी। कुछ महीने बाद एक दिन संदीप ने पुराने कागजों की फाइलें बंद की। उसने उन्हें अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया, ऐसे जैसे कोई चीज़ें फेंकी नहीं जाती, लेकिन रोज सामने भी नहीं रखी जाती। वो जानता था कि इस कहानी का कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है, न कोई जीत, न कोई हार, बस एक आदमी जिसने ये सीख लिया कि हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं होता और हर बार रुक जाना इंसानियत नहीं कहलाता। कभी कभी सबसे ईमानदार काम यह होता है कि आप बिना शोर किए, बिना किसी को दोष दिए, चुपचाप अपने लिए खड़े हो जाएं, और संदीप ने यही किया था।